पे जो लिखा है बिल्डअप इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्रियल एरिया। तो डाउन व्यू में यहाँ पे क्या आप डिफरेंस देखोगे, लिखोगे यहाँ पे मडगांव के यहाँ पे काफी कम है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट बढ़ चुका है, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है। अगेन जम्मू लिखे यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल डेवलप हो चुकी है। फाइन, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल लैंड बना हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, ये दोनों ज्यादा मेजरली डेवलप हुए हैं। Which land covers have been replaced by the increased land? अब किसने किसको रिप्लेस किया? रेजिडेंशियल बिल्डअप, रेजिडेंशियल बिल्डअप ने रेजिडेंशियल पार्ट को कवर अप किया। तो अगर यहाँ पे देखोगे ये वाला एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है वो एरिया। सेकेंडली और कौन सा है, ओपन रेजिडेंशियल जो है आपका, ठीक है, ओपन रेजिडेंशियल की बात करो तो उसमें भी यहाँ पे इनको माइनिंग वगैरह एक्टिविटी से रिप्लेस किया हुआ है, प्लस रेजिडेंशियल बिल्डअप पार्ट से इन्होंने किया हुआ है, प्लस बेस इंडस्ट्रीज भी ऑलमोस्ट वाइड अप हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ज्यादातर यहाँ पे वाटर बॉडी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, बिकॉज इंडस्ट्रियल हैव डेवलप, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी पड़े इसके लिए। फाइन, नेक्स्ट राइट अ कंक्लूडिंग नोट ऑन कंपेयरिंग बोथ द मैप। अब आप कंपेयर कैसे करोगे और आप कंक्लूजन कैसे करोगे? बेसिकली आपको इतने हाँ, बेसिकली भैया एक्सप्लेनिंग तो चलिए आपको कभी कंक्लूडिंग पूछेगा नहीं, अब पूछता है मोड में तो आपको जस्ट वन लाइन का ही रहता है कंक्लूडिंग। फॉर एग्जाम्पल राइटर नोट है तो बेसिकली देखो आप तो हमको भी बता रहे थे कंक्लूडिंग मिनिमम तो कुछ 3 मार्क्स जाता है और उसके लिए 1 मार्क्स देना राइटिंग मार्क्स आन लग जाए, आपको उतने मार्क्स देना रहने नहीं होता कि 1 मार्क्स या 3 पॉइंट लिखो। तो बेसिकली क्या होता है कि हम रिलेटेड टू क्वेश्चन से आपको पॉइंट देते हैं, फिर अगर कंक्लूडिंग कभी आता है वो भी आपके रूट जो आपने ऊपर क्वेश्चन में लिखे हैं जो भी आपने आंसर किए हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को आप प्ले करके आप कंक्लूडिंग में डालो, दैट इज द बेस्ट ट्रिक यू कैन राइट एज कंक्लूजन। तो फॉर एग्जांपल आप मेजरली क्या लिखोगे कि मेजरली लिखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेरिवेटिव मैप ऑफ दिस इज द मैप ऑफ फिजिकल करेंसी, पहला है एक 2007 का, दूसरा है 2017 का, देयर इज अ गैप ऑफ 10 ईयर, ये दो पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि किसने किसको रिप्लेस किया, ठीक है, जैसे मैथ ए है 2007 में ये सारी चीजें ज्यादा थी, जैसे कि डेट लाइन वगैरह नहीं था, इंडस्ट्रीज कम थी, फिर अभी वो 2017 में आपने कहीं इट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट बाय रेजिडेंशियल पार्ट अमाउंट। तो ये सारी चीजें आप वहां पे उतार दोगे, मिनिमम आराम से 4-5 पॉइंट हो जाता है। तो बेसिकली वीडियो आप पूछा प्रोडक्ट इन पॉइंट मैंने शॉर्ट में लिख देगा कि मैथ कौन सी सिटी का है या कौन सी कंट्री जो भी आपको पूछेंगे वो, प्लस आपको कौन से रीजन का है, कौन सा गिवर का मैथ है, गिवर कभी भी छोड़ना है अगर गिवर दिया है तो, और कौन सी बुक क्या दिखाए रीजन हाईलाइटिंग। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी अगर पॉपुलेशन नाश्ता हो तो कभी हाई रेंज जो पॉपुलेशन कभी लो रेंज है, तो मैथ कौन सा है, कौन से कंट्री है, कौन से रीजन का है, प्लस अगर ईयर दिया है तो फिर ईयर मेंशन करो कि दिस इज द ईयर ऑफ द मैथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है एंड लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है। दैट्स इट, बस इतना लिख के आपको वाइंड अप करना है, क्योंकि कंफ्यूजन में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, काफी लोग बहुत सारी चीजें लिखते हैं, आपको लिखी है आपको पॉइंट से ही लिखना है। हम क्या करते हैं आंसर लिखते हैं ना, आंसर का 1 2 3 पॉइंट में जितना लिखना और शॉर्ट 1 लाइन में लिखना है आपको कंक्लूडिंग, ज्यादा नहीं 3 पॉइंट इतना गड़बड़ के मत लिखो, क्योंकि पहले एज ए स्टूडेंट आई वाज देयर हम लोग पैसेजेस वगैरह पैराग्राफ वगैरह लिखा, ऐसा भी कुछ नहीं। अगर आपको पॉइंट से लिखना हम समझ गए कि इसको समझना है, दैट्स इट। तो मिनिमम आपको पॉइंट से लिखना है, दैट्स इट, बाकी ज्यादा आपको अंदर करना है। फाइन, तो यह इक्विपमेंट की बेसिकली काफी जगह पे यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, जैसे अगर मैं बात करूँ जम्मूरी का तो वॉट द नॉर्थ पार्ट काफी इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द मेजर रीजन वहाँ पे कुछ माइनिंग ट्रेडिंग एरियाज है, कुछ जगहों पे माइनिंग एरिया है, कुछ जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ जगहों पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ आफ्टर लुकिंग एट द प्लेस, तो दे हैव रिप्लेस्ड द प्लेस विद द अदर प्लेस, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया को थोड़ा बहुत रिप्लेस किया, पार्क को किया, तो ये सारी चीजें प्लस वाटर बॉडी होने का बेनिफिट क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट यूज होता है एज ए टूरिस्ट एंड, ठीक है, जैसे कि अगर आपको पता रहेगा अभी भी प्लान कर रहे हैं, जैसे प्लान आपका पता रहेगा कि हम मतलब गंगोत्री वगैरह वहाँ पे भी ऑलमोस्ट दे आर प्लानिंग टू हैव द ब्रिजेस एंड रोड वेज वगैरह ट्रांसफर कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, क्यों? क्योंकि पहले टूरिस्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है, रिलीजियस प्लेस है, टूरिस्ट डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर आप देखते हो और तरफ हम जितने भी टेंपल्स है वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स लगी रहती है एंड दे आर ऑलमोस्ट नारायण। अगर मैं बात करूँ ऋषिकेश से लेके मतलब हिमालय से लेके ऋषिकेश वगैरह, तो आपको भी पता है कि गंगा वगैरह वहाँ पे मेजर है, प्लस ब्रह्मपुत्र है, प्लस उनके काफी सारी है जैसे भगीरथ वगैरह अलग अलग है, श्रीनगर वगैरह अलग अलग है,
फेमस यहाँ पे दिखने मिलती है। तो एक पर्पज ऑफ टूरिस्ट भी हो जाता है कि पीपल लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी भी रिलीजियस रहता है, बट फॉरेन कंट्रीज में जितने भी जोग्राफर्स रहते हैं दे कम फॉर द स्टडी ऑफ दिस। अगर जैसे मैं आपको बताऊँ नेचुरली बेसिकली हम कुछ चीज पानी के साथ ज़्यादा मोमेंट करते हैं, जैसे अलग अलग है और अगर मैं बात करूँ फिर भी वो साइमल्टेनियसली दे गो ऑन, दे नेवर मिक्स विद ईच अदर। तो इमेजिन दे नेवर कम टू अक्रॉस। तो वो चीज़ है ना लोगों को एक लिए रहती है, बट दिस इज वेरी पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल। तो ये सारी चीजें तो एज ए टूरिस्ट प्लेस किसी को यूनिकनेस लगता है एज ए प्लेस। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट होगी। अभी डेवलपमेंट में इसके लिए जाता है कि लोगों को ईजी पड़े कि काफी तरीके से अगर आप देखोगे एजेड लोग रहते हैं, अभी काफी लोग ऐसे सुनने में आता है कि पीपल गो टू केदारनाथ एंड एक बार अगर उनके दर्शन होते हैं तो पीपल नेवर कम बैक। दिस इज वेरी रेयर कि ऑलमोस्ट 1 to 2%। ऐसा मेरे साथ हुआ है कि there was one person who went over there and he didn't came back. So this was the thing. Sometimes it feels it's reality. Because कभी-कभी कैसा होता है ना कि लोगों का ऐसा विश्वास होता है कि हम एक बार दर्शन कर लेंगे, like we are happy with it, and literally it happens. So these are the things which people अभी हमें पता है religiously और spiritually ये करता है, but people who are very much eager to know what is the reason behind this. There are many people who are coming back also, but people who are eager to know this, so they go and find something. So these are the things. तो अगर आप देखोगे जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ अगर आप देखोगे रिप्लेसमेंट होने ही वाला है। जैसे हम देखिए अगर कोई पहले के टाइम कितने एग्रीकल्चर लैंड है, काफी सारी चीजें, बट आज वो रिप्लेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप देखोगे स्काई क्रेपर्स वगैरह डेवलप होते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है ट्रीज वगैरह कट होते हैं, हमारा नुकसान क्या होता है, वी डोंट गेट मच ऑक्सीजन, वी डोंट गेट मच ब्रीदिंग वेंटिलेशन वगैरह हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि सारी चीजें हमारे तरफ बिल्डिंग से गिरी हुई रहती है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे वो फैन है एसी है, इसके लिए भी आप कंफर्टेबल, बट अगर फिर भी मैं आपको बंद में रखो फैन एसी बंद करके इट विल बी सफोकेटिंग फॉर यू, आर नॉट एबल टू सिट हियर मोर देन 5 मिनट्स। हाँ मेरा 5 मिनट्स फिर भी ज़्यादा बोलते हो, मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा फिर बैठ नहीं सकता। So these are the things which play a very important role. So development भी कहाँ होता है? See, everything has a pros and a cons. For example, me also have a pros and a cons. सब्जेक्ट होता है, हर चीज का प्रोजेक्ट कौन होता है, ऐसा नहीं है हर चीज पॉजिटिवली आती है। जैसे डेवलपमेंट होता है तो अच्छा भी है, कंट्री को जीडीपी भी मिलती है, सब होता है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो हम हमारी लाइफस्टाइल गंवा देते हैं और हम हमारी लाइफस्टाइल डिस्ट्रॉय खुद अपने हाथ से करते हैं। ठीक है, अभी हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी वगैरह मेडिकल पार्ट में आता है तो इट्स गुड कि हमारे पास कभी डॉक्टर की कमी होती है तो मेडिसिन वगैरह तो रहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि अभी नी रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी होती है तो इट्स गुड कि डॉक्टर की कमी रहती है तो सब होता है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप बोलोगे सब डॉक्टर ही रिप्लेस हो जाए मशीनरी से, इमेजिन व्हाट विल बी द पीपल हु आर गोइंग टू अर्न और व्हाट। So they are only by default now our lifestyle destroyed कर रहे हैं। So with this we have completed chapter 3. Fine, we'll move to chapter 4. Yeah. So basically here are also this is very important chapter, ठीक है, ये चैप्टर इतना जरूरी है कि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड में, और इसमें से कैसे आएंगे ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको आंसर इन डिटेल, ओके आंसर इन डिटेल तो आता है, बट आपको गिव रीजन, शॉर्ट नोट, डायग्राम कुछ भी आ सकता है। ओके, so first question, which economic activities are shown on the map? I want the answer in full sentence. Which economic activities are shown on the map? Yes. Very good, excellent. Yes. Okay. So basically, I'll just make you one direction for this. Okay, including हमने बोला हो, ठीक है. But basically, you write economic activities are shown on the map are agriculture and development. So good. So we see agriculture, animal husbandry, fishing, mining, and lumbering. In which region do you don't find any activity? What would be the reason? Yes. Someone said. नहीं, which region first? Yes. But which part? Arctic and Antarctic are the region where you don't find any activity, and what would be the reason? The area is with permafrost. The area is covered with the ice or snow. You can say it like that way. So the area is covered with the ice. Simply,
In which latitude do you primarily find the distribution of lumbering activity? So basically, कौन सा latitude है जहाँ पे आप ज़्यादा find करते हो? Between which latitude I can say? लेकिन बेसिकली अच्छा ठीक है, अभी देखो ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री है, ठीक है? ये आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है? ये आप इधर से ऐसे जाओगे ना, इधर से थोड़ी ऐसे जाओगे। So you go from equator towards the pole. So in that according to that you have to change. Okay, 30 degree to 30 degree north, 60 degree north. Okay, fine. Anyone else? Yes, anyone else? Observe करो जरा, कहाँ पे नंबरिंग का सिंबल दिख रहा है, तब आपको समझेगा। 30 degree south to 60 degree south. हाँ, but then to पहले नॉर्थ का बताओ। Okay. Yeah. Basically, I have to see. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैं आपको रीजन भी बताऊंगी। This is the 30 डिग्री, उसके नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन है, ठीक है? जो कि आपका 23.5 डिग्री वाला है। तो मैं काउंट करती हूँ 20 डिग्री से लेके, और इंडिया में भी लंबरिंग कहीं कहीं होता है, तो 20 डिग्री से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है 80 डिग्री जो दिया हुआ है, तो मैं ऑलमोस्ट 75 डिग्री पकड़ूंगी, क्योंकि जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि हम साइबेरियन रीजन में लंबरिंग नहीं करते। The area is covered with the ice, so there is no possibility. क्या है? आपके लिए मेरे से बोला। क्या सही नहीं है? कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रॉम 20 डिग्री टू मैं 75 डिग्री बोलूंगी, क्योंकि जहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क है वहाँ पे, उसके बाद नंबरिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द एरिया कवर्ड विद दी स्नो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप देखोगे वहाँ पे कोनिफरस सेक्शन है, आपको यूरोप, कनाडा सबसे ज्यादा इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबरिंग होता है, क्योंकि वहाँ के अगर आप ट्रीज देखते हो बेसिकली दे आर लाइक क्रिसमस ट्रीज, ठीक है? कोनिफरस जो ट्रीज रहते हैं वहाँ पे एकदम ये रहता है, और इनकी ब्रांचेस जो रहती है वो एकदम ऑलमोस्ट स्लैंटिंग रहती है। तो यहाँ पे जो ट्रीज रहते हैं ना, ये ज्यादातर इनके सॉफ्टवुड रहते हैं, और इतने सॉफ्टवुड रहते हैं ना कि इनसे काफी मटेरियल्स बना सकते हो, आप काफी सारी चीजें बना सकते हो। अगर आपने देखा है वहाँ की स्कूल्स में जो बेंचेस रहती है, वो बेंचेस भी एकदम सॉफ्टवुड की रहती है, तो यू नो यू कैन सिट फ्लेक्सिबली। और अगर हार्डवुड की मैं बात करूँ, उनका हार्डवुड में कैसा रहता है ना, आपको जैसे बैठाते ना आपको वैसे बैठना पड़ता है। कभी कभी आप देखोगे ना चेयर पे जो पीछे बॉक्स लगाते हैं सीट वगैरह, वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हार्डवुड जो रहता है ना, वो आपको जैसे बैठा था आपको वैसे बैठना पड़ता है, आप मूव भी नहीं कर सकते हो। बट सॉफ्टवुड वाला जो रहता है ना, यू नो यू कैन मूव फ्लेक्सिबली, वो आपको मतलब ऐसे नहीं वो मूव होता है वुड, बट एटलीस्ट यू कैन सिट कंफर्टेबली बिकॉज योर बैक विल नॉट गेट स्ट्रेन। और जब भी हम स्कूल में बेंच वगैरह पे बैठते हैं या कॉलेज में बैठते हैं, तो बेंच जो रहती है ना वो आपको स्ट्रेन देती है, आपको सिर्फ स्ट्रेन। तो ये सारी चीज हार्डवुड का बेनिफिट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो 20 डिग्री से 75 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे वो बीच में वो बेल्ट में अगर आप देखोगे ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द सर्दर्न, तो 20 डिग्री से मैं ऑलमोस्ट 35 डिग्री की बात करूँ एज ही सेड कि लाइक सर्दर्न में भी है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आफ्टर 35 डिग्री आई वोंट गो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 30 डिग्री के बाद का पार्ट कवर अप हो रहा है, और यहाँ पे तो डेफिनेटली साउथ अमेरिका का यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनिंग एक्टिविटी ज्यादा है इन दी साउथ से, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लंबरिंग, और वहाँ पे इतने ट्रीज वगैरह भी कटिंग नहीं होता है, ठीक है? Why is fishing occupation only found in certain areas in the ocean? अभी तो डिस्कस किया, in which latitude do you primarily find the distribution of lumbering?
देखो तो फोर्थ वन फिशिंग ऑक्यूपेशन। हाँ बोलो। Like fishing occupation is mostly carried out where the gold and warm current meet. Excellent. And this is the reason for the. Any other reason? Very good. She is very good. She is at one point that warm और cold currents मिलते हैं और फिशिंग के लिए बेस्ट कंडीशन क्या होती है? Near the border. Near the? Yes, it's okay. Continue. Near the water body. हाँ बट वेयर? हाँ लेकिन कहाँ पे? हमने स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन 11th में पढ़ा था। कौन से वर्ड होते हैं? बोलो आदेश। हमने 11th में क्या पढ़ा था? बोलो। स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? वेरी गुड। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे पहला पार्ट, फिर स्लो कॉन्टिनेंटल स्लो, कॉन्टिनेंटल राइज और टी बेड जो कि आपका एबिसल इरिनेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे मेजरली कॉन्टिनेंटल आपका ये शेल्फ रहता है, यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली शैलो वाटर होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रोकन कोस्ट होना चाहिए। जब कोस्ट ब्रोकन रहेगा तो ही होगा। अगर कोस्ट है बोल रहे थे सडन पूरा कोस्ट है तो नॉट पॉसिबल। कभी भी अगर आप देखोगे फिशिंग एक्टिविटी में ब्रोकन कोस्ट होना चाहिए। मीटिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करेंट, कूल क्लाइमेट होना चाहिए, तब जाके ना फिशिंग इंडस्ट्री को धूम धमार फिशेज मिलती है और वहाँ पे उसका काफी अच्छा होता है। अब मैप के हिसाब से अगर आपको बताओ तो कौन सा ओशन ऐसा है जहाँ पे ज्यादा होता है फिशिंग एक्टिविटी? ओके पक्का। आई गिव यू वन मोर टाइम, थिंक एंड आंसर। Are you sure that this specific only? Yes? Are you sure it's specific? अरे दूसरे बॉक्स पे होते हैं। हाँ तो वहाँ तो होगा कि नहीं होगा? तो कंपेयर टू स्पेसिफिक कैसा होगा? क्या होगा? क्यों कम होगा? लोग खाना रहते नहीं है। Sure, I'm talking about the coast. Okay, why you are telling Pacific में ज्यादा होगा? What could be the reason why dominance ज्यादा है Pacific में? ऐसा क्यों लगता है आपको? Water is? Okay, तो मैं तो बोलूँगी Atlantic में भी ज्यादा है। हमें
हमें मैप में दिखता छोटा है, बट द एरिया इज टू वास्ट। बोलो फिर ऐसा क्या पैसिफिक में होता है जो अटलांटिक में नहीं होता है? ओशियन करंट दोनों में होगी, पैसिफिक में भी होगा और अटलांटिक में भी होगा, मीटिंग ऑफ ओशियन करंट। बोलो पैसिफिक में सिर्फ होता है, अटलांटिक ओशन में नहीं होता इतना। अरे 11th में चैप्टर 1 क्या था? बोल रही है मैम 12th का पढ़ा 11th में कुछ भी, बट कनेक्शन वही है। हाँ उसके पहले वाला चैप्टर चैप्टर 3 है। क्या होगा चैप्टर 1? क्या था? अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। फाइन, अगर आप बोलते हो पैसिफिक ओशन, बट आई गिव यू वन रीजन दैट देयर इज द बिजिएस्ट रूट फॉर फिशिंग, द बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड इज अटलांटिक ओशन। सेकेंडली, ज्यादा फिशिंग एक्टिविटी कहाँ होती है? अटलांटिक ओशन में। व्हाई? आई कैन गिव यू द रीजन। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है अटलांटिक ओशन, ठीक है, बट द मेजर रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विल सी, ठीक है, क्या है कि वहां पे डॉगर्स बैंक है। डॉगर्स बैंक जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशिंग बैंक इन दी अटलांटिक ओशन। सेकेंडली, मीटिंग ऑफ ओशन करंट वगैरह सब ठीक है, दोनों की फेवरेबल कंडीशन है, बट यहाँ पे अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज इतने नहीं होते हैं। अब समझो आपने पैसिफिक ओशन में फिशिंग एक्टिविटी की, सडनली प्लेट मूवमेंट हुई, डू यू थिंक पीपल न्यू फिशेस विल बी कमिंग देयर एंड ऑल? गुड, हमारे से ज्यादा उनकी सेंस होती है। प्लेट मूवमेंट होने से ऑलमोस्ट अभी भी प्लेट मूव होते रहती है, भले वो डाइवर्स हो या कन्वर्ट हो, कैसे हो, ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। डाइवर्स में क्या होती है? दूर जाती है, ठीक है। कन्वर्ज में सामने सामने आती है, और ट्रांसफॉर्म में एक इधर जाती है तो एक इधर जाती है। बट कभी कभी कन्वर्ज में ज्यादातर इश्यूज होते हैं, तो कन्वर्ज में जब प्लेट मूवमेंट टकराती है तो डू यू थिंक द एनिमल हैव द सेंस? तो वो लोग पहले ही वो एरिया वेकेंट कर दे, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन यहाँ पे पैसिफिक ओशन में। दूसरा, हम उसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। तो वहाँ पे सडनली कभी भी वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, एक्टिव बोलो, डॉर्मेंट बोलो, या कभी भी कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। तो ये सारी एक्टिविटी की रीजन से इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव। हाँ, जापान के कोस्ट पे, चाइना के कोस्ट पे उनका बेसिक फूड है, जैसे कोलकाता का है उनका फूड एंड राइस एंड फिश, वैसा है उनका भी फूड। जैसे कि मैं बात करूँ अगर राइस के साथ इन लोग ये खाते हैं किमिची एंड ऑल, दे हैव दिस जापानीज नूडल्स एंड सुशी एंड इनका ये रहता है राइस, ठीक है। नो डाउट दे हैव देयर फूड, बट पूरा अगर आप बोलोगे पैसिफिक ओशन में ज्यादा होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। Because of this tectonic activity, it's very difficult for them to do the fishing activity in this. और वहाँ पे कोई मेजर आपको बैंक नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये एग्जाम में आ चुका है, ये वाला जो बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे डॉगर बैंक यूरोप के नॉर्थ वेस्ट तरफ आप देखोगे, ये ऑलमोस्ट एग्जाम में आ चुका है। कि पूछा रहेगा डॉगर बैंक डायरेक्टली आपको दिया रहेगा, या पूछा रहेगा बिगेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो आपको डॉगर बैंक वैसे मार्क करना है मैप पे, और वहाँ पे लोकेशन दिखा के आपको डॉगर बैंक लिखना है। तो आप अटलांटिक ओशन की बात करते हो, अटलांटिक ओशन में यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ, पोल से लैब्राडोर कोल्ड करंट आता है, यहाँ से पेरू वगैरह वार्म करंट आते हैं, पहली बार कोल्ड करंट मिलते हैं, ठीक है। अब ये वार्म करंट यहाँ तक जाता है, तब तक वो ठंडा हो जाता है, बिकॉज कोल्डनेस इतनी रहती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे कोस्ट आपको ब्रोकन मिलती है, कंटिन्यूअस कोस्ट नहीं रहती है, ठीक है। फिश का फूड प्लैंकटन, ठीक है, जहाँ पे फिश की अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रहती है, ठीक है, तो वो सारी चीज रहती है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो शेल वगैरह रहते हैं वहाँ पे सिर्फ 200 मीटर तक सनलाइट पहुंचती है, जिसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन मतलब वही एरिया 200 मीटर तक डेप्थ तक की ओशन के सनलाइट पहुंचती है, और उसके बाद जो रहता है पूरा डार्कनेस रहता है। फिर उसको अलग अलग नाम दिए हुए रहते हैं, ट्विलाइट जोन, डार्क जोन वैसे करके, क्योंकि उसके बाद सनलाइट नहीं पहुंच पाती। तो 200 मीटर तक पहुंच जाती है, उसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है। So these are the things which play an important role, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हमारा बिजिएस्ट रूट है। क्यों मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है, और यहाँ पे साउथ अमेरिका।
साउथ अमेरिका बिकॉज ऑफ अमेजोन रिवर, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे इतना एग्रीकल्चर नहीं है. Write a paragraph on relationship between latitude, extent of agriculture and climate in your own words. मतलब latitude का agriculture के साथ क्या connections है? ये latitude अभी जैसे कि मैं बात करूँ for example ये 40 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में मुझे एग्रीकल्चर दिख रहा है. क्यों? क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है उसका क्लाइमेट के साथ? फेवरेबल क्लाइमेट में ज़्यादा होगा एग्रीकल्चर एंड ओके, वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? Fine. If you will see, basically if we talk about the first part is northern part. ठीक है, यहाँ पे मैं 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हटा दूंगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका इक्वेटोरियल बेल्ट है. ठीक है, वहाँ पे बेसिकली इतना एग्रीकल्चर आपको दिखेगा जो कि वही फॉरेस्टेड एरिया जैसे दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट होली है, बारिश होती है. बट इफ यू विल टॉक अबाउट फ्रॉम 15 डिग्री और 20 डिग्री में पकड़ो तो 20 डिग्री से ऑलमोस्ट 60 डिग्री जब आप पकड़ते हो तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि हमारे ट्रॉपिकल बेल्ट में आती है. ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑल द 4 सीजन वी आर गेटिंग विद दिस. तो वहाँ पे कैसा होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कॉटन की, तो गुजरात में कैसा होता है, ब्लैक सॉइल चाहिए रहता है उसको. ठीक है, पानी कम चाहिए रहता है, 210 डेज फ्रॉस्ट एरिया रहना चाहिए और प्लस वो अपने आप हो जाता है. ठीक है, जैसे कॉटन फ्लावर्स ग्रो होते हैं फिर उसको वो लोग कॉटन का आराम से थ्रेडिंग वगैरह करके रेड टू मीट. तो दिस आर द कंडीशन. तो वैसे ही अगर आप देखोगे यूरोप वगैरह में काफी अच्छी कंडीशन होती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. यहाँ पे अगर देखोगे ना कैटल रियरिंग वहाँ पे और यहाँ पे. इसके लिए तो अगर आप देखोगे इंग्लिश मूवी में ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका अगर वगैरह दिखाते हैं आपको, ठीक है, कनाडा वगैरह के पास, तो आप ज्यादा देखते हो वहाँ पे वेरिएशन ऑफ काउज आपको मिलती है, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेटिक कंडीशन. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उनका ज्यादातर क्या होता है, अपने आप वो चढ़ने उनको मतलब कैटल रियरिंग के लिए भेज देते हैं बिकॉज दे नो दे हैव टू गो एंड मतलब बेसिकली दे आर नॉट ट्रेन बट उनका ऑलमोस्ट ऐसे ऑटोमेटिकली उनको करवाया जाता है कि एक दो बार लेके जाया जाता है. फिर वहाँ पे अगेन ग्रीनरी में जो रहते हैं ग्रासलैंड वगैरह वहाँ पे उनका कैटल रियरिंग होती है, अगेन दे कम बैक टू दैट प्लेस. तो दिस प्लेस से यहाँ पे ये चीज ज्यादा चलती है. अगर आप बात करते हो साउथ की, बेसिकली देयर इज नो मोस्ट डोमिनेंट प्लेस और कॉन्टिनेंट ओवर हियर. दैट्स बिकॉज अगर आप देखोगे साउथ में ज्यादातर, अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूँ तो इट इज कवर्ड विद दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट एंड ऑल. आपका सदर्न टाइप या सदर्न पार्ट अफ्रीका है, डेफिनेटली सेटलमेंट्स वगैरह है. बात करती हूँ ऑस्ट्रेलिया की, डेफिनेटली ऑल द पार्ट वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट इज कवर्ड विद डेजर्ट. तो वहाँ पे भी इतना एग्रीकल्चर नहीं है. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ज्यादातर नॉर्थ में डोमिनेटेड है बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड मटेरियल जो भी सारी चीजें रहती है, रिलीफ वगैरह, वाटर वगैरह, उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से. फाइन. सो दिस इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ. बेसिकली हियर दे हैव सेड कि पहले अगर आप बात करते हो सारी चीजें वही होती थी. लोग कैसे होते थे, जो हम प्रिमिटिव एज की बात करें, इज व्हेन वी वर ऑलमोस्ट मंकीज. फाइन. सो दैट स्टेज क्या होता था, वी वर नॉट एक्सप्लोरेशन ऑफ द फूड. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, जैसे हमने फायर भी स्टोन को टकरा के किया तो धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन सब बढ़ने लगा. वैसे ही पीपल व्हाट दे यूज्ड टू ईट द लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्टेड एरिया. दे यूज्ड टू ईट, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट है वो हमारा वाइल्ड फ्रूट है, तो वैसे ही फ्रूट वगैरह के एक्सप्लोरेशन किए, वो खाते थे. फिर जैसा भी बोलते हैं ना वो शक्कर टेटी, पता है शक्कर टेटी और स्वीट पोटैटो. ठीक है, हाँ, मस्कमेलन और स्वीट पोटैटो, ये दोनों है ना, ये भी एक्सप्लोरेशन है. ज्यादातर स्वीट पोटैटो कैसा हुआ कि जो रूट्स रहते हैं ना, रूट्स के नीचे से उन्होंने डिग कर करके फाइंड किया. ठीक है, कैसा था, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको ये जिंक्शन पता है, जो चाइना वगैरह से ज्यादा चलता है, जिंक्शन जैसे आलू जैसा रहता है, अदरक जैसा. ठीक है, उसके रूट्स रहते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हब्स फॉर देम. तो वैसे ही वहाँ पे भी लोगों ने डिगिंग वगैरह स्टार्ट की. तो जो फॉरेस्टेड एरिया में थी ये सारी चीजें डिगिंग से हमें पता चली कि ये भी हमें रूट जो फूड रहते हैं वो हमें खा सकते हैं. तो उन्होंने फिर क्या किया, ऐसे बेक करके कच्चा खाया, कैसे खाया, तो दे हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग फ्रॉम देम. तो पहले जो भी चीज थी पहले के टाइम पे भी, अभी हंटिंग फिशिंग वगैरह सब एरिया का अलग रहता है. हंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे हंटिंग लोग क्या करेंगे, जो भी एनिमल्स वगैरह रहेंगे उनकी मीट के लिए करेंगे या बेसिकली फिशेस कैच करके उसको फ्राई या बेक करके खाएंगे.
फ्रूट है, तो वैसे ही फ्रूट वगैरह के एक्सप्लोरेशन किए, वो खाते थे। फिर जैसा कि बोलते हैं ना, वो शक्कर टेटी, पता है शक्कर टेटी और स्वीट पोटैटो, ठीक है, हाँ मस्कमेलन और स्वीट पोटैटो, ये दोनों है ना, ये भी एक्सप्लोरेशन है। ज्यादातर स्वीट पोटैटो कैसा हुआ कि जो रूट्स रहते हैं ना, रूट के नीचे से उन्होंने डिग कर करके फाइंड किया, ठीक है। कैसा था, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको, ये जिंक्शन पता है, जो चाइना वगैरह से ज्यादा चलता है, जिंक्शन जैसा आलू जैसा रहता है, अदरक जैसा, ठीक है, उसके रूट्स रहते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हब्स फॉर देम। तो वैसे ही वहाँ पे भी लोगों ने डिगिंग वगैरह स्टार्ट की। तो जो फॉरेस्टेड एरिया में थी, ये सारी चीजें डिगिंग से हमें पता चली कि ये भी हमें रूट जो फूड रहते हैं वो हमें खा सकते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, ऐसे बेक करके कच्चा खाया, कैसे खाया, तो दे हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग फ्रॉम देम। तो पहले जो भी चीज थी पहले के टाइम पे भी, अभी हंटिंग फिशिंग वगैरह सब एरिया का अलग रहता है। हंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे हंटिंग लोग क्या करेंगे, जो भी एनिमल्स वगैरह रहेंगे उनकी मीट के लिए करेंगे, या बेसिकली फिशेस कैच करके उसको फ्राई या बेक करके खाएंगे। बट अगर आप बात करते हो नॉर्थ, जैसे कि रशिया, यूरोप वगैरह, कनाडा वगैरह साइड बात करो, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, तो बेसिकली देयर थिंग इज वाइल्ड बोर, मतलब जो पिग रहता है ना, वो वाइल्ड रहता है, जैसे कि आपको अटैक करने आता है, ठीक है, वाइल्ड बेयर रहते हैं। तो ये जो पिग रहता है ना, उसका हंट करते हैं, फॉक्सेस का हंट करते हैं, ऑक्स जो रहता है उनका। तो ये सारे उनका क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं एंड दे यूज देयर क्लोथ्स, लाइक मतलब बॉडी का जो स्किन रहता है उसको वॉश करके दे मेक सम ऑफ द मटेरियल, फाइन, दे यूज देयर फर फॉर जैकेट्स एंड ऑल। इसके लिए अगर आप देखते हो कनाडा, जर्मनी वगैरह साइड, उनके जो जैकेट्स रहते हैं ओरिजिनल, जो उनकी बॉडी के, इट्स कॉस्ट ऑलमोस्ट, अगर मैं आपके इंडियन रुपीज में बात करूँ, लैक्स के ऊपर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके फर्स इतने सॉफ्ट होते हैं ना, तो काफी कॉस्टली रहते हैं। तो वो सारी चीजें क्या करते हैं, मीट ले लेते हैं और बाकी उनके स्किन का प्लस उनके जो बॉडी के फर है उनका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली डिफरेंट टाइप, हमारे यहाँ पे अंडमान में भी अंडमानीज है वगैरह, ये सारे जो है ट्राइब्स है, आज भी दे आर टेकिंग केयर ऑफ द नेचर। और पहले कैसा होता था कि अगर आप एक फॉरेस्ट एरिया में या एक एरिया में आप अगर 20 साल या 25 ईयर्स मैक्सिमम आपने कंप्लीट किए तो आप वहाँ के सेटलमेंट हो जाते हो। पहले टाइम पे ऐसा था, पहले टाइम पे ऐसा नहीं था कि आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे वगैरह था, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे जाके बसते थे और वहाँ पे 25 ईयर्स जैसे आपके कंप्लीट होते थे, आप वहाँ के ऑलमोस्ट रहते थे। बट nowadays also all the tribal people respect the nature a lot and they take care। वहाँ पे भी आज भी कटिंग ट्रीज मिलती है, एनिमल हंट नहीं होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ जो भी गवर्नर बॉडीज है, they have taken a strict action against it। So tribal people just take care of the forested area, right? So basically now here they have given a table कि what are the primary activities we are doing, what are the natural things we require for that, और उसमें man made और natural चीज आपको कौन कौन सी अवेलेबिलिटी चाहिए रहती है। So first they have given the example of agriculture। Agriculture में अगर natural resources की बात करो तो ये need for agriculture is land, water, air and soil। अगर हवा ही नहीं मिलेगी तो ग्रो नहीं होगा, ठीक है। हमें लगता है हवा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अगर हवा रुक जाती है तो हम खुद तकलीफ में आ जाते हैं। So that is the thing। Favorable factors या affecting activities जो है, नेचुरल में स्लोप ऑफ द लैंड प्रॉपर रहना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सॉइल अच्छी रहनी चाहिए, फर्टाइल रहनी चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए और ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मात्रा में उनकी जितनी चाहिए उतनी रेनफॉल होनी चाहिए। मैनमेड एक्टिविटीज में क्या होता है, वी यूज ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक थिंग्स, दैट इज फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, फार्म मशीन्स वगैरह, ठीक है, दिस हैज बीन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। आगे है एनिमल हस्बेंड्री की बात, तो आपको चाहिए रहता है फॉडर, लैंड एंड वाटर। वाटर मतलब बेसिकली द फूड ऑफ द एनिमल, ठीक है, ग्रासेस वगैरह जो रहता है, प्लस वाटर एंड लैंड आपको चाहिए रहता है। नेचुरल में डेफिनेटली क्लाइमेटिक कंडीशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन भी नहीं है तो वहाँ पे उनका फूड भी नहीं रहेगा। मैनमेड एक्टिविटीज की बात करूँ तो एडवांस टेक्नोलॉजी की रहती है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं फॉर दैट। हम फॉडर, अभी जैसे कि पहले क्या होता था कि एनिमल्स को छोड़ा जाता था, ठीक है, कि जाओ आप रेडी कर, मतलब आपके हिसाब से जाओ चरखिया वगैरह, जैसे गाय निकलती है सुबह शाम को चरखिया आती थी, आज भी गाँव में बैठे होते हैं। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ, नाउ व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू कीप इट इन दी देयर दिस ओनली क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, उसके अंदर उनके तबेले में उनको रखा जाता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट दे हैव टू डू, जो पाउडर रहता है वो खुद मशीनरी से निकाला जाता है, क्योंकि वो समझते हैं टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो सारी चीजें निकल के वहाँ पे उनको दी जाती है। प्लस मार्केट में भी उनका कमर्शियल पर्पज होता है कि थोड़ा उनका जो चाहिए होता है गाँव के लिए निकाल दिया, बाकी जो रहेगा उनका कमर्शियल के लिए। हाँ, इन मतलब
थोड़ा उनका जो चाहिए उतना खाओ के लिए निकाल दिया, बाकी जो रहेगा उनका कमर्शियल के लिए। हाँ ये मतलब ठंडा लग रहा है। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे इज द फिशिंग एक्टिविटीज और फिशिंग डेफिनेटली ब्रोकन कोर्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारी चीजें आपको ज्यादा क्लियर रहेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सनलाइट, फिश का फूड, आपकी ब्रोकन कोस्टलाइन होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट नेचुरल की जब बात करते हैं हम तो कोस्ट क्लाइमेट क्लियर रहता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया थोड़ा शैलो होना चाहिए, ये सारी चीजें जो रहती है वो नेचुरल रहती है। बट अगर आप मैन मेड की बात करते हो वी यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है। आज भी अगर आप बात करते हो तो बेसिकली चाइना जापान का एक ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करते हैं फॉर फिशिंग एक्टिविटी। तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, हम रॉड वगैरह यूज करते हैं, मशीनरीज यूज करते हैं कहीं कहीं जगहों पे, ठीक है। बट अगर आप बात करते हो वहाँ पे तो वो लोग क्या करते हैं, अभी नया ट्रेंड निकला हुआ है कि इन दी नेट यू नो इन दी प्लास्टिक बैग दे यूज्ड टू पुट दिस मीट एंड ऑल जो फिश खाती है और उसको ही नेट में डाल के वो लोग फिशिंग के लिए डालते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग जब नेट के पास आते हैं और वो खाने के लिए आते हैं ना, ऑलमोस्ट दे कैच अप इन दिस एंड वो नेट अपने आप बंद हो जाती है। तो लाइक दिस टेक्नोलॉजी दे हैव यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। फिर आपका रहेगा लिमिटेड रिसोर्सेज, बट आप टेक्नोलॉजी वगैरह रहोगे तो आपका मार्केट में कैपिटल, इसमें कैपिटल इतना जरूरी नहीं होता है अगर आप नेचुरल करते हो, ठीक है। माइनिंग में लैंड और ओशन दोनों में होता है। लैंड में होता है वो हमें पता है कि हम माइंस लगाते हैं, बॉम्ब वगैरह लगा के करते हैं। बट ओशन में कैसे होता है, ओशन में बेसिकली अगर ये आपका एबिसल प्लेन है, ये आपका एबिसल प्लेन है, तो एबिसल प्लेन जो है ना उसके नीचे हमारे जैसे बोलते हैं ना हम कोर, मेंटल कोर, इनर कोर वगैरह सब रहते हैं, ठीक है। बिकॉज इज ओनली फ्लैट सर्फेस, बट हम अगर जो कि सबसे देखे तो वैसे दिखेगा। तो एबिसल प्लेन की यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब दो लोग केज में उतरते हैं, बिकॉज यहाँ पे बड़े फिशेज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केज में उतरने के बाद क्या होता है, ये केज के नीचे वाला जो पार्ट रहता है ना वो ओपन रहता है। तो यहाँ से ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद दे टेक आउट द मटेरियल, आगे से गो बैक टू द केज एंड वो लोग बाहर निकल जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे वो लोग हो सके तब तक ऑलमोस्ट government has said if you want to do the mining activities it should not harm the marine organisms or marine animals। अगर उनको हार्म, बिकॉज कैसा होता है ना, अगर आप बोलते भी हम बोलते नहीं है बट मट्टी वगैरह हम ड्रिलिंग वगैरह करने से करते, जैसे हम माइनिंग भी करते हैं तो उनको इश्यूज नहीं होने चाहिए, बिकॉज उनके वहाँ पे भी मट्टी वाला अगर पानी जाता है तो काफी डेड मटेरियल होता है, जैसे ऑयल स्पिल होता है कहीं पे ओशन में शिप से जाते जाते हैं, तभी भी उनकी मतलब बोलते हैं दे आर गेटिंग दिस इल और दे आर गेटिंग डाइड, बिकॉज उसकी वजह से काफी सारे इश्यूज भी होने लगते हैं। फाइन, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लंबरिंग। लंबरिंग में डेफिनेटली सॉफ्टवुड चाहिए रहते हैं जो कि आपको कनाडा में ज्यादा मिलेंगे, इसलिए आपको ये चैप्टर में क्वेश्चन है, गिव दीजिए, काफी टाइम आ चुका है। लंबरिंग इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इन कैनेडा, लंबरिंग इज डन ऑन अ कमर्शियल पर्पज इन कैनेडा। व्हाई? द मेन रीजन इज दैट ओनली क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवुड ज्यादा पाए जाते हैं, वहाँ के जो लीव्स वगैरह रहते हैं काफी अच्छे रहते हैं, प्लस वहाँ के जो वुड रहते हैं काफी सारी चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। सेकेंडली डेफिनेटली दे नीड कूल क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम कूल रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली नंबर ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ ट्रीज आर ऑलमोस्ट मोर ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज भी उतनी रहेगी। फाइन, बट यहाँ पे आपको लेबर कॉस्ट लगेगा क्योंकि अगर जब आप लंबरिंग करके रखते हो तो जो भी पीस ऑफ लॉग रहता है उसको उठा के ऑलमोस्ट कवरिंग अप करके वहाँ पे ट्रक में रखने के लिए वहाँ पे रहता है, प्लस यू सेंड इट टू द मार्केट। इन दिस यू डोंट यूज टेक्नोलॉजी, बट हाँ एक सॉमिल रहता है, ठीक है। सॉमिल में क्या होता है कि द पर्सन हु इज डूइंग लंबरिंग नियर द ट्रीज या नियर द रिवर बैंक, क्या होता है जो झाड़ तोड़ते हैं उसको टुकड़ों में करते हैं तो उसको पीस ऑफ लॉग कहते हैं, ठीक है। वो लॉग को क्या करता है इस पे रख दिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर रखने के बाद और ये इसको दो, ये मशीन है ना, अभी जैसे पीस ऑफ लॉग मैंने रखा, इसको रखने के बाद क्या होता है ना यहाँ पे, ठीक है, ये मशीन के ऊपर रखने के बाद उसको ऐसे घिसा जाता है तो उसकी जो स्किन रहती है उसको क्लीन किया जाता है तो उसको कहते हैं सॉमिल। ये क्लीन करने के बाद दे पुट इट इन दी ट्रक एंड देन दे सेंड इट टू दी मार्केट। ये चीज जो रहती है वो सॉमिल रहती है, उसका मशीन रहता है जो क्लीन करता है इस चीज को। फाइन, नेक्स्ट गैदरिंग। गैदरिंग जो भी आपका फॉरेस्टेड एरिया मटेरियल आपको मिलते हैं, बी हाइव, एनिमल्स एंड ऑल, क्लाइमेटिक कंडीशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसके लिए भी आपको क्या चाहिए रहता है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह काफी सारी चीजें चाहिए। यहाँ पे आप
होगी तो आप कर सकते हो, बट प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीजें इसमें ज्यादा आती है. तो बेसिकली इफ यू विल सी इज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है हंटिंग. आई थिंक द लेक्चर इज लाइक 10:45, राइट? क्योंकि हमारा जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है 15 मिनट तक. ठीक है, एक काम करते हैं, टेक 2 मिनट ब्रेक. तो भी कॉलेज चालू हो गए. चालू 15 से कुछ हुआ कुछ नहीं होता है. एनएल भी चालू नहीं अभी तक. हो गया ना, वो तो पीछे हटेगा ही नहीं. अच्छा मतलब ये सगळं नहीं हुआ. बट इतना है, I'll just give you personal suggestions. You are going from NL only. But I'll give you personal suggestions to everyone. जैसे कि आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है ना, उसमें ना काफी सारा एक्सटेंशन खींचा जाता है. अभी NL का तो सीन मुझे पता ही है, क्योंकि the sir is there. Okay, तो आप क्या करना, जैसे जैसे सर बता रहे हैं वैसे और एक कॉलेज का इश्यू है, तो मेरे बच्चों को वही बोला है, जितना प्रैक्टिकल पार्ट होता है ना करके हटा देने का. लेक्चर्स एक टाइम के लिए भी आपको यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप समझ सकते हो, बट प्रैक्टिकल बात कभी मिस मत करो. दूसरी बात, जैसे जैसे आपको जो बताया ना वो कर दो. अभी देखो बेसिकली मैं आपको बताऊँ 15 सर्वे बहुत होता है, बट अभी कोविड के बाद से ना पीपल डोंट गिव द इंटरव्यू. पीपल आर स्कैर्ड ऑफ ऑल दिस इंटरव्यू. आज किससे कैसे होते हैं, फेक सब कैसे होता है, स्कैम होता है ना, तो पीपल डोंट टेल एनीथिंग. ठीक है, जैसे आपको कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं बतानी होती, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, बट कैसा था ना लोग फिर भी नहीं बताते हैं. So my students have suffered a lot after COVID, like around 2022. People have just insulted them. So I told them, you do only 5 to 7 surveys. बोर्ड में हमें कोई पूछने नहीं आता ना, आपको पूछने आता है, वो टीचर के ऊपर होता है, टीचर कैसे हैंडल करती है. प्रैक्टिकल के लिए कोई इंटरफेयर नहीं करता है बोर्ड पे, बट टीचर के मतलब अब मैं जो जनरली बताऊँ ना, टीचर के अंदर कीड़े होते हैं कि टीचर है ना बच्चों को समझती नहीं है. वो बोले इतना ही करने का इसमें. अभी जैसे मैं एक कॉलेज की बात बताऊँ तो वहाँ पे टीचर इज कंपल्सरी, यू नो, प्रेशरिंग डिसाइड टू हैव 20 सर्वेज. अब 20 सर्वेज कैसे करेगा वो. अब इसको 2 लोग मेहनत से मिल रहे हैं, तो 20 और 18 लोग कहाँ से लाएगा वो. तो व्हाट आई गिव देम द आइडिया, ठीक है, तुम्हारे दूर के रिलेटिव से आजू बाजू की मासी वगैरह काका वगैरह रहेंगे, उनके नाम बना, लिस्ट बना, उनके फॉर्म फिल कर दे, वो कितने लोग क्या है, और बाद में सेल्फी लेने का टाइम आए. ठीक है, अभी उनको तो 20 सेल्फी बोली, तो मैंने बोला अलग अलग लोगों से ले लो, बट 20 सेल्फी लेनी है, क्योंकि आप लास्ट में जब सबमिट करते हो ना तो उससे पहले सेल्फी आती है. अगर मैं इसके साथ सेल्फी लूंगी ना, मैंने इसका इंटरव्यू लिया, तो किसी बैकग्राउंड आपको दिखाता है. इसके लिए वो प्रूफ की वजह से हमें सेल्फी लेनी पड़ती है और सबमिट करनी पड़ती है. तो ये चीज की वजह से नन ऑफ द पीपल इज गिविंग द इंटरव्यू. तो क्या होता है ना, तो मैंने उनको बोला मेरे फैमिली, वी आर 5 मेंबर्स इन द फैमिली, so either I give 5 data from my side, you make fake data of your family members और your relatives जो भी है. अभी जैसे इसके चाचा चाची वगैरह है तो उन्होंने कितनी पढ़ाई की, क्या नहीं की, कौन लिखने आने वाला है. आपको तो सेल्फी से मतलब है, आप कर दो. डेटा में कैलकुलेशन में कोई भरने का तो कुछ नहीं सोचने का करना, क्योंकि कैसा ना ईमानदारी से आप जितना तो लगेगा आप फंसोगे ये टाइम पे, क्योंकि आपका बोर्ड है. और ये टाइम में ना मैं आपको सच्ची बताऊँ, बार बार की सर्वे में पहले ही सर्वे में आपका 1 महीना जाता है, 1 क्या 2 महीने टीचर्स खींचते हैं. मैं देती हूँ ना टाइम देती हूँ, लेकिन आप मत खींचवाओ, क्योंकि वो आपको सीधा सुनाएगी. यूनिट टेस्ट में क्या किया, कैसे मार्क्स है, पढ़ाई करो बोलेगी, सेमेस्टर में बोलेगी पढ़ाई करो, वही होगा, आपके ऊपर ही सब आएगा, एज ए स्टूडेंट के ऊपर ही सब आता है. तो डोंट यू नो जस्ट गिव इट देम. जितना बोला है उतना टाइम टू टाइम करके जाओ, क्योंकि मैं मेरे फैमिली के 5 डेटा उनको मैंने बोला मैं आपको दूंगी, क्योंकि मेरे पास खाते के स्टूडेंट्स भी है.
कैसा ना ईमानदारी से आप जितना चलोगे ना फंसोगे ये टाइम पे, क्योंकि आपका बोर्ड है और ये टाइम में ना मैं आपको सच्ची बताऊँ बार बार की सर्वे में पहले ही सर्वे में आपका 1 महीना जाता है, 1 या 2 महीने टीचर्स खींचते हैं, मैं देती हूँ ना टाइम देती हूँ, लेकिन आप मत खींचवाओ क्योंकि वो आपको सीधा सुनाएगी। यूनिट टेस्ट में क्या किया, कैसे मार्क्स आए, पढ़ाई करो बोलेगी, सेमेस्टर में बोलेगी पढ़ाई करो वही होगा, आपके ऊपर ही सब आएगा, एज ए स्टूडेंट के ऊपर ही सब आता है। तो डोंट जस्ट लीव इट देम, जितना बोला है उतना टाइम टू टाइम करके जाओ, क्योंकि मैं मेरे फैमिली के 5 डेटा उनको मैंने बोला मैं आपको दूंगी, क्योंकि मेरे पास खाते के स्टूडेंट्स भी है, तो आई एम टीचिंग ओवर देयर ऑल्सो, ठीक है, वहाँ पे क्लासेस है, तो वो स्टूडेंट्स को मैं इतना बोला कि मेरे 5 डेटा मेरे तरफ से रहेंगे और डेटा के तो भी मैं दूंगी, लेकिन सेल्फी का अरेंजमेंट आप लोग कर दो, मैं नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो चीज हो गई। अब दूसरी बात क्या आती है कि जैसे जैसे वो रहता है ना, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, जो टेक्स्ट बुक में पीछे कैलकुलेशन पार्ट वगैरह कर रहा है वो भी करते हैं, जो कि वो जरूरी नहीं होता है। आपको सिर्फ सर्वे करना है, गूगल अर्थ पे आपने लोकेशन दिखाई, उसका वाइंड अप करना है, आगे कैलकुलेशन वर्क जो कि आपको आगे के प्रैक्टिकल में चैप्टर 3, 4, चैप्टर 5 प्रैक्टिकल है ना, आपको उसमें वही है, रैंक बोर्ड रिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन बोर्ड, सेम चीज आप एक प्रैक्टिकल में करवाओगे तो फिर अलग अलग भी करवाओगे तो बच्चे भी कितना स्ट्रेस होता है। तो वही चीज अगर आप वही डेटा बाद में आगे यूज करो तो भी चलता है, बट ये टिकट मतलब वहाँ के टीचर्स ऐसे ही करते, ये नहीं करने का, ऐसे ही बनाने का, अभी उनको 15 मिनिमम 15 है, बट दे हैव गिवन 20। तो इमेजिन हाउ द चाइल्ड इज सफरिंग। ये कोई नहीं सोचता है, आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करने से मतलब ऐसा नहीं होता। तो आपको मैं जो पर्सनल सजेशन दे रही, जितना मिला उतना करने का, बाकी का क्या करने का, आधा घंटा बैठने का, एक लिस्ट बना लेने का, कितने लोग का डेटा चाहिए आपको उतने का, फिर आप आपके हिसाब से डाल दो, आपके आजू बाजू वाले कितनी पढ़ाई आपको पता रहेगा उतना डाल देने का, और पैसे का जो पूछा रहेगा एनुअल इनकम वो खुद के हिसाब से डाल दो, आपको पता रहेगा, थोड़ा बहुत जजमेंट मार दो, स्टेटस जिसका कितना हो उससे मार, क्योंकि कोई बताता नहीं है, कोई नहीं बताएगा। एनुअल इनकम तो मुंह पे बोलेगा नहीं पता, मैं नहीं बताएगा, सीधा ऐसे बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को सफर करनी पड़ती है इससे। तो बेटर है आप जो भी इंटरव्यू लोगे ना आपके सोसाइटी में लो, बोलो खाली हम लोग को भरने के लिए कि हमको कुछ पर्सनल मतलब नहीं, तेरे पैसे से मेरे पास है पैसे, वो तो क्यों, क्योंकि वही चीज की वजह से ना स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं करता है, कोई हेल्प नहीं करता है। अंत में आने वाला था ना, ये सब मेरे को नहीं देने, मेरे काफी स्टूडेंट्स ऐसे इंसल्टिंग ये फील किया था, फिर मैंने क्या किया, मैंने मतलब people is going to ask me, I was the one who is handling 350 students, okay, so what I did, I just आज के तो नहीं बट साइंस वाले स्टूडेंट्स का बहुत मगजमारी था, 5 ऑफर लेक्चर्स के लिए आना 5:50 तक वगैरह, तो उनको 5:30 तक मैं छोड़ देती थी। तो उनको मैंने एक दिन क्या किया, लेक्चर में बैठाया, मैंने उनको सारे डेटा दे दिए, मैंने उनको बोला ये अपने हिसाब से मार्क कर दो, किसी का ठीक है ये कर दो, उसमें कोई कैलकुलेशन बात नहीं है, अपने हिसाब से भर दो, आपके हिसाब से, किसी का सिमिलर नहीं होना चाहिए, नाम डिटेल वगैरह सब मैंने दे दी, मतलब डिटेल इन द सेंस नाम वगैरह मैंने बता दिया, उनके हिसाब से भर दिया। सेल्फी उन्होंने अपने रिलेटिव्स वगैरह से निकाल दी, नाम खत्म। और मैंने मिनिमम उनको 3 ही बोला था, मैंने ज्यादा नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता था कोविड के बाद कोई डेटा नहीं देता है, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ही निकाला ऐसे करके। तो टीचर्स लीनियंसी कभी कभी रखते, कभी कभी नहीं रखते, बट आपको जो भी प्रैक्टिकल बताते हैं ना, आप लिटरली कर दिया करो उस टाइम पे। और बालबाती सर्वे ऑलमोस्ट मेनी मंथ, बट मैंने 1 महीने में खत्म किया था, क्योंकि मैंने दूसरा जो प्रैक्टिकल था ना वो 3 हफ्ते में खत्म किया। मैं क्या करती हूँ, पहले आपको प्रैक्टिकल का मेन जो रूट क्या रहता है आपको समझाना, वो मैं आपको समझा दूंगी ना, एक बार तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ये प्रैक्टिकल में क्या है, ये प्रैक्टिकल में क्या है। एक बार आप समझ रहे ना, फिर बुक कंप्लीट करने को हार्डली इट टेक्स 2 आवर्स, हार्डली, क्योंकि आपको मैं रेडीमेड कंटेंट दे दी, ठीक है, लिखा हुआ, सम सॉल्व किया हुआ। तो मैं वही करती थी, उनको बोलती थी पहले आप प्रैक्टिकल समझ लो, फिर मैं फोटो ग्रुप में डालती थी और बोलती थी जो ज्यादा प्रैक्टिकल एक पेज नंबर देके बरोबर अच्छे से लिख के आना, कंप्लीट करके आना। और बिफोर सेमेस्टर एग्जाम मैं बुक कंप्लीट करके रख देती थी, दिवाली तक भी मैं वेट नहीं करती थी, क्योंकि कैसा है ना, आपका एक प्रैक्टिकल हो जाता है ना, आप बहुत माइंडफुल फ्री हो जाते हो। प्रैक्टिकल होने के बाद अभी रहता प्रैक्टिकल सिर्फ 20 मार्क्स का, 5 मार्क्स का झलना रहता, आपको इतना मेहनत करके बनाते सिर्फ 5 मार्क्स का रहता है। इमेजिन और आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। 20 मार्क्स में भी आप 13 मार्क्स का पेपर लिखते हो, 7 मार्क्स का आप नहीं लिखते हो, क्योंकि 5 मार्क्स आपकी जर्नल का रहता है, 2 मार्क्स आपके वाइवा का रहता है। रिटर्न पेपर कितना है बोर्ड का, 13 मार्क्स। उसमें भी आप फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको अरेंज डेटा बोला रहेगा विद फ्रीक्वेंसी, दूसरा जो रहेगा आपका या तो ऑप्शन दिया रहेगा, या तो आप पिरामिड में हो, या तो आप बार ग्राफ करो, तीसरे में भी ऑप्शन दिया रहेगा, या तो आप पाई चार्ट करो या तो ये करो, हो गया। और आपको 4 क्वेश्चन तो कुछ करेंगे, इतना ही पेपर होता है, ज्यादा होता ही नहीं है। तो फिर बच्चों को कॉम्प्लिकेशन में क्यों डालना ना, बट टीचर्स डोंट अंडरस्टैंड, देखो नहीं बोर्ड में ऐसे होता है, बोर्ड में कुछ नहीं होता है, बोर्ड वाला इधर कोई पूछने भी नहीं आता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे बच्चे की, उनको तो पढ़ी ही नहीं होती है। इतने मुंबई वगैरह में कॉलेजेस है, थाने वगैरह में क्या सब जगह थोड़ी पूछने जाता है, दे डोंट गो ऑल दिस थिंग। कॉलेज का ऐसा रूल रहता है बच्चों को करवाना।